सेक्टर स्पेसिफिक बात भी होती है, पॉलिसी स्पेसिफिक बातें होती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मुझे लगता है ये चर्चाएं जिसके बाद, लंबे दौर की चर्चाओं के बाद जाकर इस तरह का एक मुक्त व्यापार समझौता, ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव समझौता सामने आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से जब लंदन में मुलाकात की तो उसके बाद, वार्ता के बाद जो साझा वक्तव्य दिया गया उसमें दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया है और दोनों नेताओं ने विश्वास जताया है कि इस सहमति से दोनों ही देशों में आर्थिक प्रगति के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक दिन भी बताया है। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। और पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों ही देश विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग के लिए और भी ज्यादा करीब आएंगे। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कठोर निंदा के लिए ब्रिटेन के पीएम का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को दोनों देशों के हित में बताया। ब्रिटेन के पीएम ने इसे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद का सबसे बड़ा उल्लेखनीय समझौता करार दिया है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री के साथ उनके ब्रिटेन के समकक्ष भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में स्थित भारतीय व्यवसाय और भारतीय समुदाय के द्वारा संचालित व्यवसाय से जुड़ी हुई इस प्रदर्शनी को देखा है और पीएम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का भी अवलोकन किया।
तो आप ये दृश्य देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और इस प्रदर्शनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। आप देख सकते हैं कि शायद ये चाय का लुत्फ उठा रहे हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि भारत की चाय, भारत के डिशेस, भारत का खान पान वहाँ बहुत बहुत मशहूर है, ये हम जानते हैं। स्पाइस किचन का ये स्टॉल, तो इस तरीके से विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं। भारत के जो भारतवंशी हैं जिन्होंने अपने, या भारत के जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स वहां लगाए हैं, एक तरीके की प्रदर्शनी जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भी प्रधानमंत्री के साथ ये प्रदर्शनी देखते हुए, जहां जिन भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पाद वहां पर दिखाए हैं वो बहुत विस्तार से बता रहे हैं अपने उत्पाद के बारे में। और मुझे लगता है अजय कि ये वो क्षेत्र हैं जिनको आने वाले वक्त में इस एफटीए से तो बहुत फायदा होगा ही। एम्बेसडर भट्टाचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। वैसे साहब कह सकते हैं कि आपके पास आती हूँ उससे पहले हम दर्शकों को दिखा दें ये तमाम वो दृश्य आप तक हम लेकर आ रहे हैं सीधे लंदन से, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से हार्ड कोर डिप्लोमेसी हुई, यानी कि एक सफल एफटीए पर हस्ताक्षर हुए, तमाम समझौते दोनों देशों के बीच हुए, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि एक ये सॉफ्ट इवेंट जहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन, जहां दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, कुछ हल्के फुल्के पल भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे के साथ साझा किए। और ये प्रदर्शनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारत की कंपनियां हैं जिन्होंने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं, तो यहाँ कुछ ब्रिटिश कंपनियां भी हैं जो अपने उत्पाद दिखा रही थी, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें वे भी अपने उत्पाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं। चाय का संबंध दोनों देशों के बीच में बहुत पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश हैं उन्होंने चाय को इंट्रोड्यूस किया भारत में और उसके बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर आज भारत से चाय और कॉफ़ी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है और बहुत ही फाइन क्वालिटी के चाय कॉफ़ी का निर्माण भारत में अभी किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जो प्रदर्शनी लगे ऐसा लगता है कि बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में उन प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं और भविष्य की जो संभावनाएं हैं जिन क्षेत्रों में, उनकी प्रदर्शनी खासतौर पर आप देखिए टेक्सटाइल जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया से, अभी जो टैरिफ लाइन है 12 to 18%, उसमें जो कमी आने की उम्मीद है गारमेंट सेक्टर को, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को जो फ़ायदा होने की उम्मीद है। और उन्हीं ऐसे ही सेक्टर्स जहां से इन एफटीओ को फ़ायदा होगा, तो एक शोकेस करने की कोशिश की कैसे जो इंडियन इंडस्ट्री है इसका फ़ायदा उठा पाएगी और दोनों देशों के जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो इनका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। मिस्टर संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर साहब, हम लगातार अलग अलग सेक्टर्स देख रहे हैं जिसमें ख़ासतौर पर हम लोग बहुत सारे जो टेक्स्ट अभी पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बहुत सारी ब्रिटेन की गाड़ियाँ जो हैं वो भारत के बाज़ार का रुख कर पाएंगी। कौन कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो इमीडिएट जिनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है खासतौर पर भारत के लिहाज से, जो एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं अब इस एफटीए के बाद में? जी, इसमें से मैं पहला कहूँगा कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल्स और फुटवेयर का हमारा जो एडवांटेज है उसको और एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अभी मिर्जा साहब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से भी मुलाकात की है और इस अवसर पर उनके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे।
तो आप ये दृश्य देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पहुंचे हैं स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों के बीच। आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट में बहुत शौक रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस बात को अपने संबोधन में भी रखा कि क्रिकेट एक गेम नहीं है बल्कि दोनों ही देशों में क्रिकेट एक पैशन है, और यही पैशन यहाँ ये स्ट्रीट क्रिकेट हब का मतलब है कि ये एक छोटा क्लब होगा क्रिकेट का, जहाँ पर ये तमाम जो बच्चे हैं लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर ये क्रिकेट सीखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और दोनों देशों के प्रधानमंत्री इनके बीच पहुँचे हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए। समझ सकते हैं कि इनके लिए कितना एक यादगार क्षण रहा होगा ये, जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री इनके बीच पहुँचे। और ये एक तरीके से दिखाता है कि कितना महत्व है क्रिकेट का दोनों देशों के लिए। एम्बेसडर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर साहब, हालांकि हम अन्य मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इस पर आपका कमेंट जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी एक सिक्सर लगाया, क्योंकि उन्होंने जब क्रिकेट की बात की तो उन्होंने बहुत खूबसूरत कॉमेंट किया था कि स्विंग एंड मिस तो चलता है दोनों देशों के रिश्तों के बीच, लेकिन दोनों ही देश स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और हाई स्कोरिंग सॉलिड पार्टनरशिप दोनों देश इसकी ओर अग्रसर हैं। और अब ये दृश्य भी यही दिखाते हैं, क्रिकेट गेम नहीं पैशन है। एम्बेसडर साहब, आप जानते हैं कि दोनों देश में ये बहुत ही लोकप्रिय है, और शायद अभी इसी समय भारत का क्रिकेट टीम भी यूके में है, ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट मैच हो रहा है। ये जो स्ट्रीट क्रिकेट आप देख रहे हैं ये बहुत ही अनोखा है। ये ज्यादातर बच्चे खेलते हैं। इसके नियम कुछ स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये लोग एक सॉफ्ट बॉल यूज करते हैं, और इसका एक रूल होता है कि वन टिप से भी अगर आप कैच कर लिए तो वो आउट हो जाए। तो इसमें और भी जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि स्ट्रेट बैट और अलोंग द ग्राउंड खेलना होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो कि इसमें और भी स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, और इससे बहुत मजबूत प्लेयर्स बनते हैं जो कि स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो हम देख रहे हैं कि यूके के प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं, वो ऐसे कि बच्चों के साथ गए, उससे पहले वो प्रदर्शन में गए। ये एक आंतरिकता की भी लक्षण है। आप जानते हैं कि नॉर्मली जो प्रधानमंत्रियों का मीटिंग होता है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस हुआ करता है लंदन में। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने प्रधानमंत्री को चेकर्स में आमंत्रित किया, जो कि उनका बाहर शहर से बाहर एक शैतो है जहां पे वो मिले। ये भी एक आंतरिकता का लक्षण है, जो कि जैसे कि हम लोग अपने रिलेशंस को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। विजन 2035 बनाया हुआ है, तो इसमें एक लीडरशिप का जो बॉन्डिंग होता है ये भी हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और किंग चार्ल्स के साथ भी उनका एक मुलाकात होनी है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता आरेंद्र भी सीधे लंदन से ही जुड़ गए हैं। आरेंद्र, इस वक्त हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्रिकेट का एक क्लब है ये जिसके खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, और हमने देखा कैसे आज का दिन बहुत व्यस्त दिन रहा प्रधानमंत्री के लिए। पहले हमने देखा कैसे बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, मुलाकात हुई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, फिर बायलैटरल्स, फिर एफटीए, एक बहुत बड़ी इतिहास रचा है दोनों देशों ने इस एफटीए पर सहमति करके और हस्ताक्षर करके। और उसके बाद अब कुछ हल्के फुल्के क्षण भी हमें इवेंट्स के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। कैसे ये तमाम अनुभव दोनों देशों के रिश्तों को नए अध्याय के तौर पर परिभाषित करते नजर आ रहे हैं आरेंद्र? बिल्कुल शुक्रिया ममता। और जो बात आपने कही कि नए अध्याय के लिए यही वो तमाम पड़ाव हैं जो आधार तैयार करते हैं। आपने कहा हार्डकोर डिप्लोमेसी से लेके एक सॉफ्ट पावर कनेक्टिविटी और क्रिकेट डिप्लोमेसी भी दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट सेक्टर्स में भारत और यूके जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने जो संबोधन था उसमें क्रिकेट इस पैशन वर्ड का इस्तेमाल किया, और निश्चित तौर से हम जानते हैं कि क्रिकेट को हिंदुस्तान में खेल से बढ़ के पूजा के तौर पर, एक पैशन के तौर पर लोग पूछते हुए नजर आते हैं, और इतना ज़्यादा क्रेज़ है। और वही क्रेज़ यहाँ पे जब है तो वो करेक्ट साफ तौर से दिखाई पड़ता है।
बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी यहाँ रहते हैं, तो ऐसे में वो कनेक्शन दिखाई पड़ता है। इससे पहले आपने एग्जीबिशन की तस्वीरें भी दिखाई जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री तमाम स्टॉल्स पे पहुंचे। हमने देखा कि कैसे ज्वेलरी जेम्स की जो एग्जीबिशन का जो स्टॉल था वहाँ प्रधानमंत्री थे, अपैरल्स का जो कपड़ों का जो स्टॉल था वहाँ प्रधानमंत्री थे और बड़ा जानकारी हासिल करते नजर आए। ये वो चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं कि साहब अभी तक यहाँ तक तो हम आए हैं, लेकिन अब यहाँ से कैसे क्वांटम जंप लेना है तमाम तरीके से वो दिखाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर कपड़े को उद्योग के लिहाज से बात करें, फुटवियर्स और जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिहाज से बात किया जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिहाज से बात किया जाए, सबसे ज़्यादा ये वो सेक्टर है जो बेनिफिटेड होंगे FTA के ज़मीन पे उतरने के बाद में। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अगर भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे रोज़गार के अवसर बहुत बढ़ते हैं, MSME इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में भारत में रोज़गार सृजन से लेकर इकोनॉमी को बढ़ावा देने से लेकर प्रोडक्ट का नए मार्केट तक आने तक लेकर अर्थव्यवस्था के चक्कर को एक पहिए को तेज़ी से बढ़ाने को लेकर हार्डकोर डिप्लोमेसी के लिहाज से बात की जाए तो आप लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं तमाम विशेष मेहमानों के साथ में। दुनिया को शांति स्थिरता का संदेश भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से निकल के आया, जब आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड को वो मना करते नजर आते हैं। और भारत और यूके इस प्रकार से आगे मिलके साझा तरीके से बढ़ने की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो, यूक्रेन संघर्ष की बात हो, या फिर वेस्ट एशिया में किस प्रकार से एक संघर्ष की स्थिति बनी है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। आतंकवाद जैसी समस्या पर लेकर बात हुई है और कैसे अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे बढ़ाया जाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी साफ दिखाई पड़ रही है। तो वो जो तमाम पड़ाव हैं ये आधार तैयार कर रहे हैं भविष्य की नई ऊंचाई और नई उड़ान के लिए। ये साफ तौर से झलकता दिखाई पड़ता है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व और शख्सियत इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि न सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर बल्कि आम लोगों के नज़रिए के लिहाज से भी भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बहुत उत्साह यहाँ पर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। ममता, अरेंद्र, एक बात जो तमाम तस्वीरों में, तमाम बैठकों की, मुलाकातों की हमने जो तस्वीरें साझा की हैं, प्रदर्शनी की और अब भी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एहसास जो बहुत मुखरता से महसूस किया जा सकता है वो है सहजता। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये जो सहजता नजर आ रही है, जो गर्मजोशी नजर आ रही है, ये स्पष्ट तौर पर संदेश देती नजर आ रही है कि यहां से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोनों ओर से नजर आ रही है। अब जब बात करें हम कि समझौते हो गए, ऐतिहासिक समझौता हो गया, तो सबकी ओर से ये बात कही जा रही है कि अब क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या जमीन पर हम उन सबको अपने पक्ष में ही साकार होते देख पाएंगे। तो ये भी क्या कह सकते हैं कि ये जो झलकियां हैं, ये जो सहजता नजर आ रही है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, ये उम्मीद जरूर जगाती है कि जब हम निटिग्रिटीज में जाएंगे, जब हम बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, तो सब कुछ दोनों देशों के पक्ष में ही नजर आएगा। बिल्कुल। और ममता, लगभग 2000 पन्नों का पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है FTA का। तो आप समझिए 2000 पेजेस में कितने वर्ड्स होंगे और हर एक वर्ड के अपने एक मायने होते हैं, हर एक वर्ड लाइन का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है कि आप कैसे उन चीज़ों को जाएंगे। तो भारत के अपने नियम कायदे कानूनों के आधार पे, यूके के अपने नियम कायदे कानूनों के आधार पर इन प्रावधानों को लीगल फ्रेमवर्क में ढालना, उनको लागू करना, ये बहुत ही जटिल अपने आप में प्रक्रिया रही हो। लगभग 3.5 साल का वक्त गुजरा है, जब 5 मई 2025 अभी इसी वर्ष में जब इस प्रकार कंक्लूजन पे पहुंचा गया था कि साहब ये बातचीत अपने समाधान पे पहुंची है। लेकिन जिन प्रावधानों को तय किया गया है उनको ज़मीन पे उतारने के लिए भी जो हमारे तमाम प्रावधानों को बदलाव की ज़रूरत है वो दोनों देश करते नजर आएंगे। लेकिन बहुत जल्दी ही ये ट्रांसलेट होगा। जिस सहजता शब्द का आपने इस्तेमाल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए ये जो इतनी जटिल प्रक्रिया है वो बहुत सहजता से आगे बढ़ती नजर आएगी। यहाँ के यूके के मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है FTA को लेकर, कैसे वो इनकी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्टअप देने वाला है। ब्रेक्जिट के बाद एक बहुत बड़ा मौका है यूके की इकोनॉमी के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ यूके तैयार नजर आ रहा है, उन्होंने इसकी पूरा तैयारी की हुई है। अलग से पूरा एक नेगोशिएशंस लगातार चलते रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की मौजूदगी आज यहाँ दिखाती है। इससे पहले भी तमाम पड़ावों पे ये मौजूदगी विस्तार देती हुई नजर आती है कि साहब कैसे हम एक एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, भारत में टेक्सटाइल पार्क्स बनाए गए हैं। किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि साहब हमें नया मार्केट मिलेगा तो हमें नया उत्पाद बनाना होगा, नए उत्पाद के लिए हमें नई
व्यवस्थाएं चाहिए होंगी। भारत ने वो पहले से ग्राउंड वर्क किया हुआ है, ये महज एक उद्योग की बात नहीं। आप गिफ्ट सिटी की बात करें, गिफ्ट सिटी में भी इस प्रकार के प्रोविजंस हैं कि साहब आइए और आपको सारी व्यवस्थाएं तैयार है, वहां से आप जेम्स ज्वेलरी को लेकर एक दुनिया भर में अपनी धाक जमा सकते हैं, वो एक बड़ा मार्केट देने को तैयार है। तो व्यवस्थाएं या कहा जाए भारत ने ग्राउंड वर्क किया हुआ है, कागजों में जैसे ही उन सब चीजों की लीगलिटीज पे आगे बढ़ जाएंगे, जमीन तैयार है काम करने के लिए, बाजार तैयार है, यूके तैयार है। समस्या या कहा जाए जो चुनौतियां थी उसका एक समाधान हो चुका है, अब उसका एक इम्प्लीमेंटेशन ही बाकी है। और जो चेहरों की सहजता है शीर्ष नेतृत्व की, यही चीजों को ट्रांसलेट करती है। आपके साथ जो तमाम डिप्लोमेट्स मौजूद है वो बेहतर से बताएंगे कि जब टॉप लेवल के लीडरशिप पे इस प्रकार की जब कॉन्फिडेंस होता है, इस प्रकार का जब एक कमिटमेंट लेवल नजर आता है, तो चीजें बहुत आसानी से नीचे नजर आती है। और यही शायद विश्वास दिलाता है कि भारत की आर्थिक जी एम्बेसडर साहब आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जब क्रियान्वयन शुरू होता है, तमाम बातें हो गई, फोटो ऑप्स भी हो गई, लेकिन जब क्रियान्वयन शुरू होता है तब जो मुश्किलें आती हैं, आपको लगता है कि ये जो हम दोनों देशों के बीच के रिश्तों की गर्मजोशी देख रहे हैं, कैसे ये क्रियान्वयन में तब्दील होती नजर आएगी? क्या प्रक्रिया होती है जिसके तहत डिप्लोमेसी, रणनीति, कूटनीति, तमाम ये चीजें आगे काम करती नजर आएंगी? मेरे ख्याल में आप मुझसे बोल रहे थे? जी एम्बेसडर भट्टाचार्य जी, आपसे पूछ रही हूँ। जी। मेरे ख्याल में अग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस बहुत जरूरी होता है, और नेगोशिएशंस का जो आउटकम होता है, जो कि अग्रीमेंट होता है, ये दोनों देश को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि मेरे ख्याल में दोनों देश को आज की स्थिति को देखते हुए बहुत ही यूजफुल और जरूरी है। भारत आगे बढ़ना चाहता है, ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। यूके का बहुत सारा समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये एक उनके लिए समाधान है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, ईयू के साथ और नजदीक हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, एक बहुत ही मुश्किल जटिल चीज होती है, क्योंकि इसमें एक बहुत सारा बदलाव की जरूरत होता है। पहले हमारा जो लीगल ढांचा है उसको चेंज करना होता है, जो बिजनेसमैन है उनको नए कॉन्टैक्ट्स बनाने की जरूरत होती है, और उसको फिर इंप्लीमेंट करने के लिए एक्चुअल ट्रेड, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, सर्विसेज को बनाना होता है, और उसको फिर देन एक्सचेंज करना होता है। तो ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों देश में ये महसूस है कि ये एक जरूरी चीज है हमारे दोनों देश के लिए। दोनों देश में उत्साह है कि इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो एफटीए का जो सिग्नेचर हुआ, इसके साथ एक और एग्रीमेंट का सिग्नेचर हुआ जिसका मैं जरा सा कहना चाहूंगा, जो कि डबल अवॉइडेंस का जो कन्वेंशन है। ये नॉर्मली जो होता है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, इसका सोशल सिक्योरिटी जो कि जिस देश में लोग काम करते हैं उस देश को जाता है, और फिर इवेंचुअली वो सोशल सिक्योरिटी जब रिटायर होते हैं तब उनको दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि आज के जमाने में माइग्रेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म मोबिलिटी होता है, वो कुछ दिन के लिए जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। इसलिए सोशल सिक्योरिटी का जो खर्चा होता है ये एक वेस्ट जैसा हो जाता है। तो इस बार जो हम लोगों ने जो इसका जो डबल अवॉइडेंस कन्वेंशन का जो सिग्नेचर हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का जो सिग्नेचर हुआ है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इन माना जा रहा है कि ये भी बहुत कई तरीके से भारत के ही कामगारों की मदद करता नजर आएगा। आर्येंद्र, जब हम इस तरीके के एक नई पहल की बात करते हैं, एक नया अध्याय रिश्तों में जुड़ने की बात कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार और निवेश किसी भी दो देशों के बीच के रिश्तों की एक नींव सी रखता नजर आता है। ऐसे में जो तंत्र पहले से काम कर रहे हैं, जैसे जेटको है, ईएफटी है, ये जो तंत्र काम कर रहे हैं या फिर जो योजनाएं काम कर रही हैं जैसे टेक एक्सचेंज जिसमें स्टार्टअप्स को मौके मिल रहे हैं इत्यादि, ये किस तरीके से आने वाले वक्त में और ज्यादा सक्रिय नजर आ सकते हैं? क्योंकि एफटीएस के जब प्रावधान लागू होंगे तो मुझे लगता है सभी योजनाएं और रफ्तार पकड़ती नजर आएंगी। बिल्कुल, और ये जो आपने तमाम जो मैकेनिज्म की बात की है, ये वो मैकेनिज्म है जो सीधे तौर पे बताते हैं कि पहले से हमारे पास एक व्यवस्था है। अगर हमें टेक्नोलॉजी में के बारे में बात करनी है तो हमको पता है कि हमें किससे
और कैसे बात करनी है। हमको अगर डिफेंस कोऑपरेशन पे बात करनी है तो हमको पता है कि हमको कैसे और कब बात करनी है। हमको अगर इकोनॉमी को लेकर बात करनी है, टैक्सेशन को लेकर बात करनी है, तो हमको पता है। तो ये जो सारे मैकेनिज्म हमारे पास पहले से मौजूद है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और इनका रोल इस लिहाज से भी बढ़ेगा जहां पे एफटीए लागू होगा, साथ ही साथ विजन डॉक्यूमेंट 2035 को जो बढ़ाया गया, 2030 को 2035 तक बढ़ाया गया है, उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।